हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज चैप्टर 3 है बायोडाइवर्सिटी और इसकी सबसे पहले हम समरी देखेंगे, फिर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उन सब के उनकी डाइवर्स जो रेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग तरीके के प्लांट हैं, अलग अलग इस तरीके के एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सबको मिला के बनती है बायोडाइवर्सिटी। Species are organized in different communities which are found in particular ecosystem. Biodiversity is denoted with the alpha, beta and gamma indicating different categories. ये डिनोट करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी को, और इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरी बताई गई हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज बाय डन व्हीटेकर ने ये क्लासिफिकेशन किया था 1960 के अंदर। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होती है? रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन ए पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम या पार्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, उसको रेफ़र करती है। मतलब उस इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी टाइप्स की स्पीसीज़ होती हैं उन सबको ये इस अल्फ़ा डाइवर्सिटी के अंदर रेफ़र किया जाता है कि कितने तरह की स्पीसीज़ हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश फार्मिंग प्रैक्टिस have on the diversity of native bird in a particular region of the country, then we might want to compare species diversity within different ecosystems. ठीक है, अगर इन्होंने कहा है कि अगर जैसे हम ब्रिटिश फार्मिंग प्रैक्टिस की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि उनका जो जो कंट्री का जो पार्टिकुलर रीजन था, वहाँ की जो नेटिव बर्ड्स थी अलग अलग तरीके की, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग जो इकोसिस्टम है उनके बीच में एक कंपेयर, उनके बीच में हम उनके बीच कंपेयर कर सकते हैं। सच एज एन अनडिस्टर्ब्ड डेसिडियस वुड, ए वेल एस्टेब्लिश्ड हेड ग्रो bordering a small pasture and a large arable field. We can walk a transect in each these 3 ecosystem and count the number of species we see. This gives us the alpha diversity for each ecosystem. ठीक है, इफ़ वी एग्जामाइन द चेंज इन स्पेसीज़, अगर हम स्पेसीज़ के में क्या चेंज हो रहे हैं वो एग्जामाइन करना चाहते हैं, स्पेसीज जो डाइवर्सिटी है उनके अंदर बिटवीन दीज इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर, देन वी मेजरिंग द बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? अगर हम इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट स्पेसीज हैं, जो स्पेसीज़ की जो डाइवर्सिटी हैं, अगर हम उनके अंदर क्या चेंज हुए हैं, उनकी संरचना में क्या चेंज हुए हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किससे रेफ़र करते हैं? बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? इज ए मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम। इसमें जो अलग अलग इकोसिस्टम है उनकी सबकी डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है विद इन ए रीजन, एक रीजन के अंदर। स्कॉलर्स डिफाइन गामा डाइवर्सिटी एज जियोग्राफिक स्केल स्पेसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये इमेज दिखाई है, इसको इमेज को देख लेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी है, प्लांट एनिमल्स की, प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय रेमंड एफ डैसमैन इन हिज बुक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री इन 1968 में इन्होंने बुक लिखी थी और इसके अंदर इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या किया है? कॉइन किया है। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी and was first coined in 1985 by Walter Rosen of the National Research Council as a title word in a seminar organized to discuss biological diversity. The most significant aspect of biodiversity is the maintenance of the ecosystem. Biodiversity क्या है? Ecosystem, क्या इकोसिस्टम का मेंटेनेंस, ये बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पेसीज, कम्युनिटीज़ एंड इकोसिस्टम, इन सब पे फंक्शन करती है ये। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ प्रोक्लेम्ड 22 मई, ठीक है, 22 मई को क्या घोषित किया है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम 22 मई को।
while many other countries celebrate 29 December as Biodiversity Day. कुछ कंट्री 29 दिसंबर को मनाती हैं बायोडाइवर्सिटी डे. इट इज़ नोटेबल दैट 29 दिसंबर 1993 द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स. इस पे कन्वेंशन फोर्स में आया था. अभी क्या है, ये लेवल है बायोडाइवर्सिटी का. डाइवर्सिटी अमोंग डिफरेंट स्पेसीज. एक सेकेंड, ये है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये जीन्स वेरिएशन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी. ठीक है. और स्पीसीज डाइवर्सिटी में आती है डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स डिफरेंट स्पीसीज. जो अलग अलग स्पीसीज हैं, चाहे बर्ड्स की हों, एनिमल्स की हों, उनके अंदर डाइवर्सिटी को देखा जाता है इसमें. तो और कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी फाउंड इन ए रीजन, एक रीजन के अंदर क्या डाइवर्सिटी है. ठीक है, वो देखा जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन विद द नॉर्वे गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड ए सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, CEB कैब पोल. ठीक है, इन द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA चेन्नई टू डेवलप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज एंड लॉ एंड डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, कोलाबोरेशन हुआ था नॉर्वे के साथ, इंडिया में है ना. और इसमें ये जो सेंटर था, ये कैब पोल जो है, ये CEBPOL, इसको इस्टेब्लिश किया गया था चेन्नई में. ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था ये. बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन द अर्थ. एक जैसी तो नहीं है सारी अर्थ पे, अलग अलग है. इट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट पे डिपेंड है ये, सोयल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ETC ऑफ द रीजन. हर क्षेत्र में अलग बायोडाइवर्सिटी मिलती है ये, जो क्योंकि ये क्लाइमेट, सोयल, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड होती है. ये इसके फैक्टर हैं. द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ यूजुअली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. दे एक्सटेंड फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक फैले हुए हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं. दिस एरिया हैज सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फना एज इट हैज़ हैवी रेन्स, क्योंकि यहाँ हैवी रेन्स होती है और हाई टेम्परेचर होता है पूरे साल. इसलिए ये फ्लोरा और फना के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है. यहाँ सबसे सुटेबल कंडीशन मिलती है उनको डेवलप होने के लिए. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमम बायोम भी बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवार्ड्स द इक्वेटर. इक्वेटर के पास क्या होती है, जब इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इक्वल ऑन अर्थ. इट वेराइज ग्रेटली अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज विद इन regions. Among other factors, the diversity of all living things, biota, depend on temperature, precipitation, altitude, soil, geography and the presence of other species. इन सब पे डिपेंड होती है. ये दिखा दिया है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. यहाँ बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट होता है यहाँ, और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, यहाँ पे इक्वेटर के पास. ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है. लो बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, नॉर्थ पोल पे मिलती है और साउथ पोल पे मिलती है. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड्स एज कम्पेयर टू द हायर लेटीट्यूड. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विद ग्रेट बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन लोअर लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सिमिलरली वैलीज फाउंड इन लोअर एल्टीट्यूड हार्नेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन माउंटेन्स ऑफ हाई अल्टीट्यूड. ठीक है. अब ये है इमेज बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट इन माउंटेन रीजन. तो यहाँ जो है कहाँ पे देखो ये इमेज, यहाँ होती है हाई बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, ये माउंटेन होते हैं यहाँ. और यहाँ जो होती है यहाँ पे लो बायोडाइवर्सिटी होती है. डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन पर किलोमीटर हाइट, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाता है. पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ तो सबसे कम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट है माउंटेन के ऊपर, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी,
हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलेगी लोअर एरिया में, ठीक है, लोअर अल्टीट्यूड पे। फॉर इंस्टेंस साइलेंट वैली केरला हैज़ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कहाँ, साइलेंट वैली केरला के अंदर। इट इज़ ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। साइलेंट वैली इज़ नाउ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में आ गई है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क, डिक्लेयर कर दिया था 1984 में। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू केरला स्टेट, इट इज़ लोकेटेड इन साइलेंट वैली। वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ प्रेजेंट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में है ये वैली ऑफ फ्लावर्स। और हिमालयन माउंटेन रीजन आल्सो हैज़ वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कौन से हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज़ ए बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ विच इज़ एक्सट्रीमली बायोलॉजिकली डाइवर्स। यहाँ पे मतलब एक्सट्रीमली बायोलॉजिकल डाइवर्स होते हैं ये, बहुत तरह की प्रजातियाँ मिलती हैं बायोलॉजिकल रूप से देखें तो, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह की बर्ड्स, ठीक है। एंड आल्सो अंडर सीवर थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और एक्सटेंसिव स्पेसीज लॉस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक सीवर थ्रेट भी बना हुआ है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो स्पेसीज़ हैं वे लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। As a general rule, to be considered a biodiversity hotspot, a region must be biologically diverse with a high proportion of endemic species which are not found anywhere else on the earth. And the security of the region must be threatened. So hotspots are the richest and most threatened reservoirs of plant and animal life on the earth, ठीक है। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालय है, इंडो म्यांमार बॉर्डर है और सुंडालैंड है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है इसका ही एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल ये वेबसाइट है, एट प्रेजेंट देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन द वर्ल्ड that have been qualified as hot spots, which represent just 2.5% of Earth's land surface, but support over 50% of the world's endemic plant species. अर्थ तो कितनी है 2.5%, लेकिन प्लांट स्पेसीज कितनी है 50%। वर्ल्ड की एंडेमिक प्लांट स्पेसीज है यहाँ पे। एंड नियरली 43% ऑफ बर्ड हैं, मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन स्पेसीज एज एंडेमिक्स। In February 2016, CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund declared the North American coastal plains as 36th biodiversity hotspot, ठीक है। India is the land of remarkable biodiversity. India inhabits 7.6% of all mammals, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं उनके 7.6% इंडिया के अंदर हैं। 12.6% ऑफ बर्ड्स हैं, 6.2% ऑफ रेप्टाइल हैं, 4.4% of amphibians found in 18 mega diverse countries. By 36th Constitutional Amendment Act 1975, Sikkim was made full-fledged state of the Union of India, ठीक है। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था सिक्किम को। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए बोटानिस्ट पैराडाइज बिकॉज इट लाइज अंडर हॉट स्पॉट ऑफ ईस्टर्न हिमालय विच इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। पॉपुलेशन ओवर देयर मेनली कंप्राइजेज ऑफ लेपचा, भूटिया और नेपालीज। यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन मिलती है, यहाँ पे ट्राइब्स मिलती हैं। कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या कारण है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती जा रही है। सम ऑफ द मेन थ्रेट्स ऑफ डाइवर्सिटी आर, एक तो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और उनका जो हैबिटेट है स्पेसीज़ का वो कम होता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मैरीन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है कंटिन्यू। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, लॉस। द करंट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ झूम कल्टिवेशन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ लैंड यूज़, ठीक है। जो झूम कल्टिवेशन है ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है इंडिया के, तो ये कह रहे कि ये बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट और अनसाइंटिफिक फॉर्म है लैंड की, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन आर डिवेस्टेटिंग एंड फार रीचिंग इन डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी
ऑफ दिस रीजन्स। ठीक है, ये पार्टिकुलर एरिया पे जाते हैं ये लोग, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, मतलब वहाँ के जो प्लांट हैं, ग्रास है, उस सबको साफ़ कर देते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं और उसके बाद वहाँ सबको, वहाँ करने के बाद उसको छोड़ के फिर कहीं और चले जाते हैं। इस तरह से इससे एनवायरनमेंट को क्या हो रहा है, हार्म पहुँच रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज कैन बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये फैक्टर हैं, क्या क्या है? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज़ क्या होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, और रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज़। ये सारे थ्रेट हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज़ जो है, नेचुरल एक्सटिंक्शन हो रहा है, कुछ तो नेचुरल तरीके से ख़त्म हो रही है, एक मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, एक ह्यूमन इंक्लूडेड एक्सटिंक्शन, मतलब ह्यूमन की वजह से प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल एरिया डिटरमाइंस नॉट ओनली द लॉस ऑफ प्लांट स्पेसीज बट आल्सो ए डिक्रीज इन द एनिमल स्पेसीज एसोसिएटेड विद दैम। ठीक है, प्लांट की स्पेसीज के साथ साथ एनिमल स्पेसीज भी डिक्रीज हो रही हैं। It is notable that India's population is increasing continuously, but birds population is decreasing। ठीक है, पॉपुलेशन इंडिया की तो बढ़ती जा रही है, ह्यूमन तो बढ़ते जा रही हैं, लेकिन जो बर्ड्स पॉपुलेशन है वे क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, बिकॉज ऑफ लॉस इन देयर हैबिटेट, क्योंकि रहने के लिए अब उनके पास जगह नहीं है। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉस्किटो रैपलिंग मेडिसिन्स, इन सब का यूज कर रहे हैं जो उनको हार्म पहुंचाती हैं। Insecticide like DDT reach up to birds through food chain so that premature shell cracks before time and their population decrease। ठीक है, जो DDT का छिड़काव करते हैं हम खेतों के अंदर इंसेक्ट को मारने के लिए, तो क्या करता है, जब फूड चैन के थ्रू बर्ड्स के अंदर चला जाता है वो, और वहाँ पे जो उनके जो प्रीमेच्योर शैल होते हैं वे पहले ही क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती है। इकोसिस्टम इज ए डायनेमिक एनिमिटी है इकोसिस्टम। The interdependence of organism on other organism for food contribute to the creation of different trophic levels. The decrease in trophic level indicates an abundance of a particular type of organism, thus resulting in a decrease in biodiversity. Dynamic entity है ecosystem, और इन्होंने क्या कहा है कि जो द डिक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल इंडिकेट, ये जो ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो डिक्रीज हो रहा है, गिरावट हो रही है, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये वहाँ की जो पार्टिकुलर टाइप हैं जो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, एक सेकेंड, द डिक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल इंडिकेट्स एन abundance of a particular type of organism, thus resulting in a decrease in biodiversity। ये जो मतलब जो डिक्रीज है ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ये क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अधिकता को बता रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। एक जो पार्टिकुलर टाइप है ऑर्गेनिज्म का, उसकी तो अधिकता होती जा रही है, और इसका कारण क्या हो रहा है कि जो दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है, रेस्ट अदर फैक्टर्स लाइक प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस एंड एज ऑफ इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या है, ex-situ कंजर्वेशन है ये, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे नेचुरली ओकर इज नोन एज ex-situ कंजर्वेशन। एग्जाम्पल जैसे सीड बैंक्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, ex-situ कंजर्वेशन हो जाता है ये, बाहर एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ठीक है, और इन सीटू क्या होता है, कंजर्विंग द एनिमल एंड प्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एनिमल और प्लांट को उनके ही नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन प्रदान करना, उसको बोलते हैं इन सीटू। एग्जाम्पल जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेचुरल रिजर्व है, वहाँ की जो भी स्पीसीज है उसको वहीं पे प्रोटेक्शन प्रदान कर दिया। ex-situ में उसको बाहर प्रोटेक्शन दी जाती है, बाहर कंजर्वेशन किया जाता है उसका,
जैसे सीड होता है कहीं, उसको सीड बैंक में लाके उसको कंजर्व कर लेते हैं। ex-situ या ऑफ साइट कंजर्वेशन इज ए सेट ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक्स इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ए टारगेट स्पीसीज अवे फ्रॉम इट्स नेटिव हैबिटेट। नेटिव हैबिटेट से दूर कहीं इसका वो किया जाता है कंजर्वेशन स्पीसीज़ का। देर आर टू मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन के भी टू मेथड हैं। एक तो प्राइमरी फैसिलिटी दैट होल्ड ex-situ कंजर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्वेरिया, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जू। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका। और सेकेंड मेथड हो गया है इज़ द स्टोरेज ऑफ सीड्स, सीड का स्टोरेज कर लेना, पोलन टिश्यू और एम्ब्रोइज इन लिक्विड नाइट्रोजन। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअली इंडेफिनिट स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स विदाउट डेट्रियोरेशन ओवर ए मच लॉन्गर पीरियड। ठीक है, इस तरह से इनका लंबे समय तक स्टोरेज रखा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया, इन सीटू हो गया, ये ex-situ हो गया है। इन सीटू प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और इसमें है सैक्रेड ग्रूव्स, फॉरेस्ट एंड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये तो आगे हैं इन सीटू के अंदर। ex-situ के अंदर आगे हैं सैक्रेड प्लांट्स एंड गार्डन्स, और सीड बैंक हो गए हैं, जीन बैंक हो गया है, और जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल पार्क गार्डन्स है, ट्री गार्डन है, वाटर सिस्टम है, जू हैं। ये सब के सब हो गए हैं ex-situ के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में ये दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ex-situ है, कौन सा in-situ है, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। Establishment of the biosphere reserve is an important strategy for the conservation of biodiversity. The most important strategy for the conservation of biodiversity along with cultural diversity is the establishment of biosphere reserve. The main objective of biosphere reserve are, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के, तो टू कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, इन सब का कंजर्वेशन करना है। टू फोस्टर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो सोशियो कल्चरली हो और इकोनॉमिकल रूप से भी सस्टेनेबल हो, इकोलॉजिकल रूप से, सॉरी। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेटेड टू लोकल, नेशनल, ग्लोबल इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन सब की जो रिसर्च है और एजुकेशन है, इन सबको सपोर्ट प्रदान करना चाहिए जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल इशू से रिलेटेड है कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में इस्टेब्लिश किए इंडियन गवर्नमेंट ने, विच प्रोटेक्ट लार्जर एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट। 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट मैप। ये इसके पार्ट हैं। ठीक है, इनमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये इसके अंदर आते हैं, किसके, यूनेस्को का जो ये बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट है इसके अंदर मैप। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार और अचानकमार, अमरकंटक, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा और पन्ना, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व किस में आते हैं, मैप के अंदर। द टोटल कोरल रीफ एरिया इन इंडिया इज़ 5719 किलोमीटर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4 मेजर किंगडम। कहाँ कहाँ पे है कोरल रीफ, लक्षद्वीप के अंदर है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। फ्रिंजिंग रीफ्स आर कॉमन, दे ओकर अराउंड द गल्फ ऑफ मन्नार के पास मिलती हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे मिलती हैं। एटोल रीफ्स आर फाउंड इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में एटोल रीफ्स पाई जाती हैं। सुंदरवन इज नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, और सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कोरल ब्लीचिंग ओकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड एसिडिटी ऑफ द सी में एसिडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। बायोडाइवर्सिटी के यूज़ क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सोयल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सोयल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, अदर इम्पोर्टेंट यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के यूज़ हैं।
क्रॉप्स का पॉलिनेशन में सहायक होता है ये, और सोयल इरोजन को भी रोकता है, सोयल फॉर्मेशन होता है इससे। तो ये सारे यूज़ हैं, और बाकी यूज़ क्या हैं इसमें बता दिए हैं चैप्टर के इमेज के अंदर, ठीक है। यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस वैरायटीज़, अलग अलग तरीके के फूड मिलते हैं हमें इससे। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे क्विनेन है, टैक्सोल है, बोटेनोकेमिकल है और मॉर्फिन है, ये सारी बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती हैं। और न्यू क्रॉप्स और एडवांस वैरायटी की क्रॉप्स भी मिलती हैं। क्या क्या यूज है, नेचुरल इक्विलिब्रियम बना रहता है इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम सर्विस इसके अंदर आता है, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट है, वाटर कंजर्वेशन होता है, सोयल का फॉर्मेशन होता है, सोयल इरोजन से क्या होता है, प्रिवेंशन बना रहता है, मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होता है, और न्यूट्रिशन साइकिल बना रहता है, क्रॉप पॉलिनेशन होता है, क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। और कल्चरल बेनिफिट में रिलीजियस बिलीफ के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और नेशनल प्राइड होते हैं हमारे लिए। एस्थेटिक बेनिफिट्स में क्या आता है, टूरिज्म बढ़ता है, पैट एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, और क्रिएशन ऑफ ये क्या लिखा भाई, ये समझ में नहीं आया क्या वर्ड लिखा है, बुक होगी तो बुक से देख लेना आप, ठीक है। अब आया IUCN क्या है। IUCN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर के कंजर्वेशन और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके सस्टेनेबल पे जोड़ देता है। IUCN is the only international observer organization in the UN General Assembly with expertise in issue concerning the environment, especially biodiversity, nature conservation and sustainable natural resources use, ठीक है। The Red Data Books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसने रेड डाटा बुक को पब्लिश किया है IUCN ने। कंटेन्स लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड प्लांट एंड एनिमल्स, इसके अंदर जो थ्रेटेन्ड प्लांट है और एनिमल्स हैं जिनको मतलब खतरा है उनको रखा जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ये किस में आती हैं, रेड डाटा बुक के अंदर आती हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। बेनिफिट क्या है IUCN रेड लिस्ट का, इससे रेजिंग अवेयरनेस बढ़ती है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है मतलब खतरे में है उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और इन सीटू डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन वर्क, इन सीटू का कंजर्वेशन होता है, मतलब जो इन सीटू जो स्पीसीज हैं उनके इन सीटू कंजर्वेशन पे बल दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रिटर्न लिस्ट ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। In June 2012, IUCN released a red data list of animals facing the danger of extinction. 15 species of India were listed in the critically endangered में आ गई हैं 15 species इंडिया की। In this list ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये भी endangered लिस्ट के अंदर है, critically endangered, ठीक है। साइबेरियन क्रेन है, सोसिएबल लैपविंग वर लिस्टेड इन द क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी। मस्क डियर इन द वल्नरेबल कैटेगरी में है मस्क डियर। और वाइल्ड एस जो है ये किस में है, ये थ्रेटेन्ड कैटेगरी के अंदर है। कैटेगरी ध्यान रख लेना, एग्जाम में कैटेगरी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। रेड पांडा किस में है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है रेड पांडा। बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। इन मई 2003 साइंटिस्ट वर्किंग विद द पेरेग्रीन फंड प्रेजेंटेड ए रिसर्च पेपर दैट कन्फर्म्ड दैट द वल्चर डेथ वर ड्यू टू द एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलिंग ड्रग्स डाइक्लोरोफिनेक सोडियम, ठीक है। इसने बताया था कि जो ये वल्चर हैं, वल्चर की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि उनको क्या एक जो डाइक्लोफिनेक सोडियम करके एक जो ड्रग है पेन किलर जो है उसके कारण वल्चर जो है उनकी डेथ हो रही है। ए वल्चर दैट हैड हाई लेवल ऑफ डाइक्लोफिनेक इन देयर किडनी, उनकी किडनी में डाइक्लोफिनेक का हाई लेवल पाया गया है। In January 2004, result of a joint study conducted by Peregrine Fund and the Ornithological Society of Pakistan confirmed डाइक्लोफिनेक सोडियम वाज इंडीड द प्राइमरी रीजन फॉर वल्चर डेथ, सबसे ये जिम्मेदार थी वल्चर की डेथ के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम। द डिवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑफ मेडिसिन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज कॉज्ड द
डेथ ऑफ 8.5 करोड़ वल्चर इन इंडिया, ठीक है, इतने करोड़ वल्चर इंडिया में इससे मरे थे, नेपाल में और पाकिस्तान के अंदर 10 साल में। टेम्बेले तम टेम्बा लैकोक्यू, डोडो प्लांट बोलते हैं इसको, ऑफ मॉरिशस हैव बीन एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया मॉरिशस के अंदर डोडो प्लांट, बिकॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो बर्ड, क्योंकि डोडो बर्ड एक्सटिंक्शन, डोडो बर्ड ही लुप्त हो गई है। हु वाज हेल्पिंग दिस प्लांट इन द पोलिनेशन, ये इस प्लांट का पोलिनेशन करती थी। प्लांट्स फेल टू रिप्रोड्यूस इन द एब्जेंस ऑफ डोडो, सीड ऑफ डोडो प्लांट्स वाज द फूड ऑफ दीज बर्ड्स, ये इस बर्ड्स का फूड था ये जो डोडो प्लांट्स की सीड थे। एंड मीडियम ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ दीज प्लांट्स वर बाय देयर फेशियल मैटर, ठीक है। और जब बर्ड्स क्या करती हैं, बीट वगैरह कर देती हैं, तो उससे उनका क्या होता था, उसके सीड्स का पॉलिनेशन हो जाता था। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज ए स्पेसीज ऑफ बैट्स फाउंड इन बांग्लादेश, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो स्पेसीज है ये बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है। चाइना, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका यहाँ पे मिलती है ये। और इट इज़ नोन एज, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। द डुगोंग इज ए लार्ज मैरीन मैमल है ये डुगोंग, विच आर वल्नरेबल में है ये, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है डुगोंग। द डुगोंग इज ए हर्बीवर्स एनिमल है ये, हु ईट्स ग्रास, हैंस आल्सो नोन एज सी काउ भी बोलते हैं इसको, द डुगोंग को, और ये ग्रास ईट करता है। डुगोंग इज फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ डुगोंग आर इनहैबिटिंग गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं ये, और पाक स्ट्रेट के आसपास। दीज स्पेसीज आर आल्सो फाउंड इन सौराष्ट्र में पाई जाती है स्पेसीज, कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट हैज़ बीन गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर इसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। रन ऑफ कच्छ इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन वाइल्ड एस का ये नेचुरल हैबिटेट है रन ऑफ कच्छ। दिस एनिमल हैज़ नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, ठीक है, इस एरिया का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनके हैबिटेट का, इसलिए ये भी क्या है, थ्रेटेन्ड कैटेगरी में है। लोयन टेल्ड मैक्यू इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इंडिया के। इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पेसीज है ये भी, लोयन टेल्ड मैक्यू, ठीक है, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन केरला में पाए जाते हैं, कर्नाटका में एंड द बॉर्डर रीजन ऑफ तमिलनाडु। चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, चीता एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया के अंदर 1952 में, इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था चीता को। अब तो चीता बाहर से ला रहे हैं, नामीबिया से लाए हैं और अभी साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं इंडिया के अंदर। स्नो लियोपार्ड हैबिटेट इज़ फाउंड 3000 से 4500 मीटर्स अबोव द सी लेवल, ये स्नो लियोपार्ड के हैबिटेट हैं, यहाँ इतनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं सी लेवल से ये। सर्वे हेल्ड इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैव कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्नो लियोपार्ड इन इंडिया। ब्लैक नेक्ड क्रेन इज़ द स्टेट बर्ड है जम्मू कश्मीर की, ब्लैक नेक्ड क्रेन। फ्लाइंग स्क्विरल्स आर फाउंड इन इंडिया, और रसिया, जापान, चाइना, यूरोप यहाँ पे पाई जाती है फ्लाइंग स्क्विरल्स, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है। साउथ एशिया इज़ नोन फॉर इट्स हाई डाइवर्सिटी ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल्स, देयर आर अबाउट 17 स्पीसीज मिलती हैं फ्लाइंग स्क्विरल्स की साउथ एशिया के अंदर, बिलोंगिंग टू 7 जेनेरा इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज स्पीसीज आर फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती हैं एंड द नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एट कन्फ्लुएंस ऑफ टू biogeographically significant regions, the Himalaya and the Indo-Malaya regions. A study that was conducted in Arunachal Pradesh reported occurrence of a whopping number 14 species of flying squirrel from the state, with the red giant flying squirrels being the most common one, followed by the party colored flying squirrel, ठीक है, ये सब यहाँ पाई जाती हैं। मैरीन एनिमल्स लाइक डुगोंग है, डोल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, टर्टल, सी स्नेक आल्सो आर फाउंड एबेंडेंटली अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। श्रीव द तापिर आर फाउंड इन ग्रेट हिमालयन रेंज में मिलते हैं श्रीव एंड तापिर। दीज आर नॉट फाउंड इन मालाबार रीजन के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। द रेड पांडा इज ए टेरिटोरियल मैमल है ये, इट इज़ जूलॉजिकल नेम इज़ एलुरुस फुलजेंस, इसका जूलॉजिकल नेम है। रेड पांडा लिव इन टेम्परेचर क्लाइमेट डेसिडियस एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं ये,
और यूजुअली वी देन अंडरस्टूड ऑफ बम्बू एंड होलो ट्रीज. दिस मेक्स दैम ए key species of these forests and indicators of forest health. दे आर फाउंड इन हिमालय रीजन में फाउंड होते हैं ये, पार्ट ऑफ नेपाल, भूटान, म्यांमार और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, और वेस्ट बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मिलते हैं ये पांडा. मोस्ट ऑफ द रेड पांडा ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन चाइना, के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं वर्ल्ड के. द मेजोरिटी ऑफ इंडियन रेड पांडा इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं इंडिया के अंदर. अकॉर्डिंग टू एनवी सेंटर फॉर फैनल डाइवर्सिटी होस्टेड बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, sponsored by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, below is the risk status of animals. जैसे गोल्डन लंगूर है तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. हुल लॉक गिब्बन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. एशियाटिक वाइल्ड डॉग एंडेंजर्ड है. डेजर्ट कैट ये लीस्ट कंसर्न है. देर इज नो एनिमल नेम्ड डेजर्ट कैट लिस्टेड इन रेड लिस्ट ऑफ IUCN. IUCN की रेड लिस्ट में डेजर्ट कैट का कोई नाम नहीं है. चाइनीज़ डेजर्ट कैट इज़ लिस्टेड एज ए वल्नरेबल कैटेगरी इन रेड लिस्ट. ठीक है, अब आगे रामसर कन्वेंशन. द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. वेटलैंड की कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये रामसर कन्वेंशन. और इट इज़ आल्सो नोन है, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड. और इंडिया इज़ ए पार्टी टू रामसर कन्वेंशन एंड हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी एरिया एज रामसर साइट टू कंजर्व ऑल द साइट थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर सिमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज. ठीक है, अभी मैंने जो रामसर साइट है जितनी भी नई ऐड रामसर साइट 2022 में ऐड हुई हैं और पुरानी भी जीती हैं, 75 रामसर साइट होगी एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर. सब पे एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है मैंने, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उससे अपडेट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं अपडेट नहीं कराऊंगी, वहाँ आप उसको सुन लेना. द लिस्ट ऑफ रामसर साइट कंप्राइज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ये जो रामसर साइट जो है ये वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को दिखाता है वेटलैंड की. द लिस्ट ऑफ रामसर साइट कंप्राइजेज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट का बनाता है ये रामसर साइट. इंडिया करंटली हैज़ 49 ही है, एट प्रेजेंट में 75 रामसर साइट है इंडिया के अंदर. ठीक है, और 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर, ये भी ध्यान रखना है. और कौन कौन सी रामसर साइट है इंडिया के अंदर? कोलेरू लेक है, ये आंध्र प्रदेश में है. दीपोर बील है, ये असम के अंदर है. और कबरताल वेटलैंड बिहार में है. खजीदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के अंदर है. मैच करने के लिए आ जाते हैं स्टेट से, इसलिए नाम ध्यान रखना जरूरी है. नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है गुजरात के अंदर है. थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है. वधवाना वेटलैंड ये है गुजरात में. भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर है. सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है. चंद्रताल वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है. पोंग डैम लेक ये हिमाचल प्रदेश में है. रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है. वूलर लेक जम्मू कश्मीर. होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर. सुरिनसर मानसर लेक ये जम्मू कश्मीर में है. सोमोरीरी लेक ये जम्मू कश्मीर की है. अष्टमुड़ी वेटलैंड केरला. सष्टमकोटा लेक केरल की है. वेम्बनाद कोल वेटलैंड केरल की है ये भी. सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख का है. भोज वेटलैंड MP. लोनार लेक महाराष्ट्र की है. नंदूर मधमहेश्वर ठीक है, नंदूर मधमहेश्वर ये महाराष्ट्र की है. और लोकटक लेक मणिपुर है. भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा. चिल्का लेक उड़ीसा. ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब. हरिके लेक पंजाब की है. और कंजिली लेक पंजाब की है ये भी. केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये पंजाब की है. नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब की है भी. रोपड़ लेक पंजाब की है. केवलादेव घाना ये है राजस्थान का. और सांभर लेक राजस्थान की लेक है ये. पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की है. रुद्र सागर लेक त्रिपुरा की है. और भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है. और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश की है. और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यूपी. पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये भी यूपी की है. समन बर्ड सेंचुरी यूपी की है.
समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश की है ये। सैंडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सुरसई नावर झील ये उत्तर प्रदेश की झील है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। अपर गंगा रिवर ब्रजघाट टू नरोरा स्ट्रेच तो ये भी यूपी का है। असम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का है, ईसन, ठीक है। और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल का है। सुंदरबन वेटलैंड ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ये रामसर साइट है, कहाँ कहाँ की हैं, स्टेट का नेम जरूर ध्यान रखेंगे। और एट प्रेजेंट में 75 होगी हैं। It was signed on 2 February 1971 at Ramsar in Iran. This date is celebrated as World Wetland Day बोलते हैं इसको। 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और ये साइन कब हुआ था? ईरान की रामसर में साइन हुआ था ये कन्वेंशन 1971 में। थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 क्या थीम है इसकी? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेयर इज इन 2021 द थीम ऑफ द डे इज़ वेटलैंड एंड वाटर। 2021 में ये थी और 2022 के आप ध्यान रख लेंगे, नहीं उसे अपडेट कर लेना। द मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंज इन इकोलॉजिकल करेक्टर हैव ओकर्ड, आर ओकरिंग or are likely to occur as a result of technological developments, pollution or other human interference. It is maintained as part of the Ramsar list, ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है उनको जो मोन्टेक्स रिकॉर्ड है उसमें रजिस्टर कर दिया जाता है, और जो भी वहाँ पे चेंज हुए हैं या हो रहे हैं कंटिन्यू उनको उसमें ध्यान रखा जाता है उन पर। वेरियस एक्ट एंड एग्रीमेंट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 2002 में पास हुआ था। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ए मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ट्रेडिशनल बायोलॉजी रिसोर्सेज एंड नॉलेज। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA इस्टेब्लिश हुई थी 2003 के अंदर, और इम्प्लीमेंट इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था ये। टू इम्प्लीमेंट इसने इंडिया के मतलब जो NBA थी ये इस्टेब्लिश हुई थी 2003 के अंदर, और इसने इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट को जो 2002 में आया था इसको इम्प्लीमेंट किया था। द हेड क्वार्टर ऑफ NBA का हेड क्वार्टर कहाँ के है? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। इंडियाज़ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कवर्स कंजर्वेशन, यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज, इन सबको ये कवर करता है। और इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एक्रोस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच एक्सेस एंड यूज। द एक्ट आल्सो इंक्लूड्स इन इट्स एम्बिट द ट्रांसफर ऑफ रिसर्च result and application for intellectual property right relating to Indian biological resources. The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is popularly known as, जिस क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी बोलते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन ह्यूमन हारमोनी विद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इट एम्स एट गारंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू द कंजर्वेशन और एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इसका पर्पज था, क्या एम था इसका? फूड सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड करना, वर्ल्ड के जितने भी प्लांट हैं, जो भी फूड और एग्रीकल्चर की रिसोर्स हैं उनका सस्टेनेबल तरीके से यूज करना और उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप of conservation organization that strive to conserve bird, their habitat and global diversity. ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है एक ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और इसमें बर्ड के जो हैबिटेट है उनको और बर्ड्स को कंजर्व करना है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन विद 119 बर्ड लाइफ partners wildlife. This organization identifies important bird and biodiversity areas. It has so far identified more than 12,000 such areas. Concept of biodiversity hotspot was propounded by British environmentalist Norman Myers, ठीक है, इनके द्वारा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया गया था। The Cartagena Protocol on Biosafety on the Convention of Biological Diversity, ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था बायोसेफ्टी पे, और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। और क्या एम था इसका? टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग
modified organism resulting from modern biotechnology that may have adverse effect on biological diversity, also taking into account risk to human health. इट वॉज अडोप्टेड 29 जनवरी 2000 को अडोप्ट किया गया था एंड एंटर्ड इनटू फोर्स। फोर्स में कब आया था? 11 सितंबर 2003 को। और इंडिया साइनर द बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल पे इंडिया ने कब साइन किए थे? 23 जनवरी 2001 को। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट्स दिस प्रोटोकॉल। ठीक है। ट्रैफिक क्या है ये? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रैफिक की फुल फॉर्म है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इट इज सुपरवाइजेज ट्रेड ऑफ प्लांट के, जो प्लांट का ट्रेड होता है, एनिमल्स का ट्रेड होता है, ये उसको सुपरवाइज करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ट्रैफिक वाज इस्टेब्लिश इन 1976 में ट्रैफिक को इस्टेब्लिश किया गया था और इट इज़ एन अलाइंस ऑफ WWF एंड IUCN का ये अलाइंस है, समझौता है दोनों का। इट इज़ नॉट ए ब्यूरो अंडर द UNEP के अंदर ये एक ब्यूरो नहीं है। बायोडाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द 10th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP10 की जो 10th मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? नागोया के अंदर, जापान में। फ्रॉम 18 to 29 अक्टूबर 2010 को हुई थी ये। और नागोया बायोडाइवर्सिटी समिट concluded with the adoption of historical decision that would permit the community of nations to meet the unprecedented challenge of the continued loss of biodiversity compounded by climate change. The 11th meeting COP की कहाँ हुई थी? पेरिस के अंदर हुई थी ये। COP 11 was held in सॉरी क्या बोल दिया मैंने? पार्टीज़ है ये, सॉरी। 11th मीटिंग जो हुई थी इसकी कहाँ पे हुई थी? COP 11 ये हैदराबाद के अंदर हुई थी, इंडिया में। और ये हुई थी 8 से 19 अक्टूबर 2012 को। फिर 12th मीटिंग हुई थी COP की और ये हुई थी प्योंगचांग, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी ये 2014 के अंदर। COP 13 कहाँ हुआ था? कानकुन मैक्सिको के अंदर हुआ था ये 2016 में। और COP 14 जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड इन शर्म अल शेख के अंदर हुआ था, इजिप्ट के अंदर। और ये 2018 के अंदर हुआ था। और COP 15 हुआ था कुनमिंग चाइना के अंदर 2021 में। द यूनाइटेड नेशंस कोलाबोरेटिव प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। और अब आप ध्यान रखने एट प्रेजेंट में 2022 में कौन सा COP का मीटिंग हुई है और कहाँ हुई है, अपडेट कर लेना उसको। UNREDD program is a collaborative initiative of the United Nations Food and Agriculture Organization FAO, the United Nations Development Program UNDP and United Nations Environment Program UNEP, and harness the technical expertise of these UN agencies. This program was started in 2008 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस कोलाबोरेटिव प्रोग्राम था। इसका क्या पर्पज़ था? और एमिशन कम करना था, जो डिफॉरेस्टेशन से एमिशन हो रहा है उसको कम करना था और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करना था डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज थ्रू रिड्यूसिंग नेट इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस का जो नेट इमिशन है उसको रिड्यूस करना भी इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। Through enhanced forest management in developing countries, UNREDD plus program focus on conservation and sustainable management of forest. Proper design and effective implementation of UNREDD program can significantly contribute to the protection of biodiversity and maintaining resilience of forest ecosystem. ठीक है, तो मतलब इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में। UNREDD, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए भी इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब की फुल फॉर्म है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव है और फोकस किया था इसने मेकिंग वैल्यू विजिबल। इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मेन स्ट्रीम द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स
It aims to achieve this goal by following a structured approach to evaluation that helps decision makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystem and biodiversity, demonstrate their values in economic terms, and where appropriate captures these value in decision making. वेटलैंड इंटरनेशनल ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है भी, और वर्क करता है सस्टेन एंड रिस्टोर वेटलैंड्स पे एंड देयर रिसोर्सेज फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट है और नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओ मेंबरशिप फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इट हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल का। इट इज़ द लीडिंग साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑन पीट लैंड एंड क्लाइमेट चेंज एज वेल एज वेटलैंड एंड वाटर बर्ड माइग्रेशन based on extensive research as well as field projects. Wetland International work range from research and community based field project to advocacy and engagement with governments। इन सब के साथ ये काम करता है। कॉरपोरेट एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, फ्लोरा एंड कन्वेंशन। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल वर्क थ्रू पार्टनरशिप के थ्रू वर्क करता है एंड इज सपोर्टेड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एक्सटेंसिव स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट नेटवर्क। ठीक है, इसके द्वारा जो स्पेशलिस्ट का एक्सपर्ट नेटवर्क है उसके द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इसके अंदर, एंड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मिसलेनियस है। अब ये है सी बुकथॉर्न इज ए मेडिकल प्लांट है सी बुकथॉर्न, और कहाँ पाया जाता है? हिमालय रीजन में पाया जाता है। सी बुकथॉर्न फ्रूट ग्रो इन कोल्ड डेजर्ट लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर, ये कोल्ड डेजर्ट है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश और सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये फ्रूट ग्रो होता है सी बुकथॉर्न। द बुशी करेक्टर ऑफ द प्लांट विद ए हाई डेंसिटी ऑफ ब्रांच हेल्प इन चेकिंग सोयल इरोजन। ठीक है, इसकी जो बुशी प्लांट होते हैं तो वे क्या करते हैं? सोयल इरोजन को नहीं होने देते हैं। एंड हेल्प्स इन सोयल स्टेबलाइजेशन। द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशियस जूस। ठीक है, मतलब ये प्लांट कैसा है? इसका बूसी करेक्टर है, ये सोयल इरोजन को होने नहीं देता है। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट क्लाइमेट फैक्टर रेगुलेट मोस्ट इंसेक्ट स्पीसीज लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्परेचर इज ए की फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग डेली एक्टिविटीज़, फ्लाइट, फॉरेगिंग, मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, टेम्परेचर जो है बहुत इफेक्ट करता है बटरफ्लाई की लाइफ सर्कल को। बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर को, ये टॉलरेट नहीं कर सकती है बटरफ्लाई। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन पाई जाती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, साइक्लोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, मैगेलिमिया, हेमिया कैफेला, ग्रे चीनड मिनीवेट, पेरिक्रोकोकोटस सोलेरिस एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये है फ्योनिकुरस और सिक्टिकेपस आर द स्पेसीज ऑफ बर्ड। ये सब इस बर्ड की स्पेसीज के नेम है। हाइबरनेशन ऑफ विंटर स्लीप रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी अमोंग एनिमल्स बाय स्पेंडिंग विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? या विंटर स्लीप बोलते हैं इसको। विंटर की सीजन में क्या करते हैं एनिमल्स जो होते हैं? सोने के लिए चले जाते हैं। इट इज़ ए सर्वाइवल स्ट्रेटजी डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी व्हेन वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। ठीक है, एनर्जी सेव करने का भी ये तरीका है। जब कंडीशन फेवरेबल ना हो तो वे क्या करते हैं? अपना उस टाइम पे सोने चले जाते हैं और इससे उनकी एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व अमॉन्ग बोथ टाइप ऑफ एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी ऐसे ही होते हैं और वार्म ब्लडेड, दोनों में पाई जाता है ये। Squirrel, bears and some bats resort to hibernation in winter when they do not find means to feed themselves in this state. Animal metabolism slow, its temperature plunges and breathing slows. The tallest known tree is redwood Nicosia. It is found in California, USA में पाया जाता है। tallest tree है। This species include the tallest living trees on earth और reaching up to 379 feet in height। हाइट में लगभग इतना होता है ये। ब्राह्मणी एंड
वैतरणी रिवर्स मर्ज एट भितरकनिका, यहाँ पे मर्ज होती है दोनों, बिफोर एम्प्टिंग इनटू द सी। भितरकनिका इज ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया है भितरकनिका। और ब्राह्मणी रिवर इज नोन एज साउथ कोल इन झारखंड, झारखंड में क्या बोलते हैं इसको, साउथ कोल। ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोल एंड शंख रिवर नियर राउरकेला। वैतरणी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गुप्ता गंगा से हिल से निकलती है वैतरणी रिवर इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। बायोमास इज ए टर्म फॉर ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल दैट अराइज फ्रॉम द प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, ट्री एंड क्रॉप्स। बायोमास क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, जो कि किससे अराइज होता है, प्लांट से। बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू प्लांट मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड इंक्लूड ऑल लैंड एंड वाटर बेस्ड वेजिटेशन एज वेल एज ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। हैंस डीप सी हैज़ मिनिमम बायोमास प्रोडक्शन, डीप सी जो होता है वहाँ पे सबसे कम बायोमास प्रोडक्शन होता है। हाईएस्ट बायोमास प्रोडक्शन इज फाउंड अमोंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, के अंदर सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोडक्शन पाया जाता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर या पर ईयर। ठीक है। बायोमास प्रोडक्शन फॉर बायोम्स, डेसिडियस फॉरेस्ट में कितना होता है, 1200 ग्राम स्क्वायर मीटर या एवरी ईयर। ठीक है। और टैगा में कितना होता है, 800 ग्राम होता है ये, और प्रेरी के अंदर 600 ग्राम, और डीप सी के अंदर नेग्लिजिबल ग्राम। अब तो ये तो समरी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन सारी समरी बता दी है, क्योंकि समरी में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वेश्चन के अंदर नहीं आते, समरी में आ जाते हैं, इसलिए समरी करानी भी जरूरी है। अब आगे है क्वेश्चंस देख लेते हैं जितने भी होंगे बाकी। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो क्या है, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट। बायोडाइवर्सिटी मीन, इसका क्या मतलब है, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल इन पार्टिकुलर एरिया। ठीक है। जो अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग एनिमल हैं पार्टिकुलर एरिया, उनके अंदर जो भी, ठीक है, उनके उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, तो है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। The most significant aspect of biodiversity is the maintenance of ecosystem. Biodiversity functions on different level of species, communities and ecosystems. Next है the destruction of biodiversity is due to, क्यों होता है, lack of natural habitat of the organism, और environmental pollution के कारण होता है biodiversity का destruction, और destruction of forest। ठीक है, तीनों ही रीजन है, तो आंसर हो गया है डी। The main cause of the lost biodiversity is the influence of human beings on the world's ecosystem. The threats to the biodiversity can be summarized in the following main points: alteration and loss of the habitats, introduction of exotic species and genetically modified organisms, or pollution, climate change और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये रीज़न है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, मैंने बताया था जब समरी में एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, तो ये है बोटेनिकल गार्डन नहीं है, बाकी बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू में आता है, नेशनल पार्क भी इन सीटू के अंदर आता है, और सैक्रेड ग्रुप्स भी। एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू के एग्जाम्पल क्या क्या है, सीड बैंक है, जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू के एग्जाम्पल है, और इन सीटू के एग्जाम्पल है नेशनल पार्क है, सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और नेचुरल रिजर्वर्स है। ठीक है। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटीज़, क्या है मेन रीजन, बायोडाइवर्सिटी क्यों कम हो रही है, हैबिटेट पोल्यूशन के कारण, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्या है रीजन इसका, तो इसका रीजन है क्या, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डी आंसर है इसका। Natural habitat destruction is the main reason for the decrease in biodiversity, as the transformation of natural areas determines not only the loss of the plant species but also a decrease in animal species associated with them. Which one of the following is the most important factor responsible for the decline of biodiversity? बताओ, important factor कौन सा है जो biodiversity के decline के लिए responsible है, तो यह destruction of habitat, habitat खत्म होते जा रहे हैं उनके। Habitat loss is one of the biggest threat to biodiversity. Cutting of forest to create fields, filling in wetland to build house, and creating dams that change river flow.
are all example of habitat destruction. The process of genetic assimilation is one by which a phenotypic character, which initially is produced only in response to some environmental influence, becomes through a process of selection taken over by the genotype so that it is formed even in the absence of environmental influence. The main reason for the decrease in biodiversity तो क्या है ये habitat destruction. बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, किससे सबसे ज़्यादा डेंजर बायोडाइवर्सिटी को, तो यह है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन विद द नॉर्वे गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड ए सेंटर फॉर द बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ. तो कहाँ पे ये सेंटर बनाया था नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो ये बनाया था चेन्नई में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलाबोरेशन with Norway government has established a center for biodiversity policy और law in National Biodiversity Authority NBA चेन्नई में बना था ये, टू डेवलप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पॉलिसीज़ में एंड लॉ एंड डेवलप द कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये है 22 मई को. इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. The United Nations has proclaimed 22 May the International Day for Biological Diversity to increase understanding the awareness of biodiversity issue when first created by the Second Committee of UN General Assembly in late 1993. 29 December, the date of entry into force of the Convention of Biological Diversity, was designated. The International Day for Biological Diversity in December 2000, the UN General Assembly adopted 22 May as IDB. ठीक है. टू commemorate the adoption of the text of the convention on 22 May 1992, the Nairobi Final Act of the Conference for the adoption of the agreed text of the Convention on Biological Diversity. This was partly done because it was difficult for many countries to plan and carry out suitable celebrations for the date of 29 December. given the number of holidays that coincide around the time of year. कुछ जगह तो क्या मनाते 29 दिसंबर को मना लेते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे. ठीक है. और कहीं कहीं पे 22 को मनाते हैं. ठीक है. हमारे इंडिया में तो 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है. वैन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है ये, तो 22 मई को. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोलॉजिकल एरिया. तो क्या है थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज या प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म. तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3. क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है और इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज. ये सारे थ्रेट हैं. ग्लोबल वार्मिंग, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया while promotion of vegetarianism is not responsible for the same. Next question, which of the following can be threats to the biodiversity of a region. ग्लोबल वार्मिंग तो है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी है, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज भी है. तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3. आंसर हो गया सी. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गली थ्रेटेन्स बायोडाइवर्सिटी, इसमें से बताना है. तो ये है आंसर सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वेजिटेशन एंड जूम कल्टीवेशन. सम ऑफ द मेन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी आर ह्यूमन एक्टिविटी है, लॉस ऑफ हैबिटेट है, डिफॉरेस्टेशन है, डिजर्टिफिकेशन, मैरीन एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, क्लाइमेट चेंज. ये सारे रीजन हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट के लिए. द करंट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूम कल्टीवेशन इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया is an extravagant and unscientific form of land use. The effect of shifting cultivation are devastating and far-reaching in degrading the environment and ecology of these regions. अब consider the following region और बताना है which of the above is या are biodiversity hot spot. इनमें से कौन सा biodiversity hot spot है, तो ये ईस्टर्न हिमालय है, बाकी ये दोनों रॉन्ग हैं. Eastern Himalaya is a biodiversity hotspot and it is Mediterranean basin and southwest Australia which are biodiversity hotspot. Hence only one is correct.
हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर, तो क्या है ये ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट जो है ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं। ये सब मैंने उसमें समझा दिया था समरी के अंदर आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो ये है वेस्टर्न घाट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेटेड हैं केवल। और इंडिया हैज़ 4 डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया के अंदर, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बताना है कौन सा करेक्ट है इसके अंदर। तो आंसर है इसका नाइदर 1 और नाइदर 2, नोर 2। ठीक है, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है देखेंगे, हॉट स्पॉट आर नॉट ओनली लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन बट आल्सो इन टेम्परेट। ठीक है, हॉट स्पॉट जो है ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है और टेम्परेट रीजन में भी पाया जाता है। कैलिफोर्निया फ्लोरिसिटिक प्रोविंस जापान, टेम्परेट रीजन है ये ना, यहाँ पे पाया जाता है। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, एक तो ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडियो म्यांमार बॉर्डर है और सुंडालैंड है। ठीक है, द सुंडालैंड इंक्लूड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बट डज नॉट इंक्लूड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। सुंडालैंड में निकोबार ग्रुप होता है, आइलैंड का निकोबार ग्रुप इंक्लूड है, लेकिन अंडमान ग्रुप जो है आइलैंड का ये नहीं इंक्लूड है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया इन इंडिया, तो ये है वेस्टर्न घाट। इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इनहेबिट्स 7.6% ऑफ ऑल मैमल्स, 12.6% ऑफ बर्ड, 6.2% रेप्टाइल हैं, 4.4% एम्फीबियंस हैं, फाउंड इन 18 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। वेस्टर्न घाट इज ए बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द अर्थ विच इज एक्सट्रीमली बायोलॉजिकली डाइवर्स एंड आल्सो अंडर सीवर थ्रेट ड्यू टू हैबिटेट लॉस के कारण, क्या है यहाँ सीवर थ्रेट भी है, इसको खतरे में है, मतलब ये क्लाइमेट चेंज के कारण और एक्सटेंसिव स्पीसीज लॉस। ठीक है, एज ए जनरल रूल टू बी कंसिडर्ड ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ए रीजन मस्ट बी बायोलॉजिकली डाइवर्स with a high proportion of endemic species which are not found anywhere else on earth, and the security of the region must be threatened, so the hotspot are the richest and most threatened reservoir of plant and animal life on earth। और 4 है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न, इंडो म्यांमार बॉर्डर और सुंडालैंड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बताना है। गंगेटिक प्लेन है, वेस्टर्न घाट है, सुंडालैंड है, सुंदरबन है या ईस्टर्न घाट है, तो कौन सा है वेस्टर्न घाट। आंसर हो गया उसका सी। ठीक है, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज, कौन सा है ये वेस्टर्न घाट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, तो ये है वेस्टर्न घाट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया आर, कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न हिमालय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये है ईस्टर्न हिमालय। द हॉट स्पॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट फाउंड इन इंडिया आर, ईस्टर्न हिमालय रेंज और वेस्टर्न घाट यहाँ पे पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, तो विंध्या नहीं है, बाकी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट ये सब हॉट स्पॉट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन designated as biodiversity hotspot, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है इसमें से, तो ये है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। ठीक है, आंसर हो गया है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो ये है ईस्टर्न हिमालय है इसके अंदर और वेस्टर्न घाट है, ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस है इंडिया का। टेलेस्ट नॉन लिविंग ट्री कौन सा है, ये है सिकोसिया का ट्री। द टेलेस्ट नॉन ट्री इज रेडवुड सिकोसिया, इट इज़ फाउंड इन कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। दिस स्पीसीज इंक्लूड्स द टेलेस्ट लिविंग ट्रीज ऑन द अर्थ रीचिंग अप टू 379 फीट इन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी
extinct if it has not been seen its natural habitat for 50 years। ठीक है, एक जो स्पीसीज होती है उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर देते हैं अगर वो 50 साल तक अपने हैबिटेट में नहीं दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, a species not seen during the least 50 years is considered to be extinct। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज। तो ये है ब्रॉड नीचे, बाकी लार्ज बॉडी साइज, नैरो नीचे, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये सब रेस्पॉन्सिबल हैं। इन इकोलॉजी द टर्म नीचे डिस्क्राइब द रोल एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन ए कम्युनिटी। ए स्पीसीज नीचे एनकम्पासिस बोथ द फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। जो नीचे होता है इसके अंदर फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दोनों आती हैं। इट रिक्वायर्स लाइक टेम्परेचर और तराइन एंड द इंट्रैक्शंस इट हैज़ विद अदर स्पीसीज। ठीक, और वो इंट्रैक्शन भी जो वो अदर स्पीसीज के साथ करता है, लाइक प्रीडेशन एंड कंपटीशन। इन जनरल स्पीसीज दैट हैव नैरो और लिमिटेड नीचे आर कंसिडर्ड टू बी स्पेशलिस्ट स्पीसीज। कोएलाज विच फीड ओनली ऑन लीव फ्रॉम द यूकेलिप्टस ट्री इन ऑस्ट्रेलिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिस्ट स्पीसीज। स्पीसीज विद बॉर्डर नीचे लाइक साइकोटिस और रेकॉन्स आर कंसिडर्ड जनरलिस्ट। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन नेचुरली। कब तक? तो ये है 2030 तक इसका लक्ष्य है लैंड डिग्रेडेशन को अचीव करना। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन नेचुरली बाय द ईयर 2030। LDN रिप्रेजेंट ए paradigm shift in land management policy and practice. It is a unique approach that counterbalance the expected loss of productive land with the recovery of degraded areas। Next question है the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain list of। किसकी लिस्ट होती है इसके अंदर? एंडेमिक प्लांट, एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, या थ्रेटेन्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और तीसरा है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। तो क्या आंसर हो गया इसका? आंसर है इसका केवल 2 आता है, इसके अंदर आते हैं थ्रेटेन्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज। आंसर हो गया इसका 2। रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN पब्लिश करता है इसको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंटेन लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड प्लांट और एनिमल की लिस्ट आती है इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट इज कौन सा है? IUCN है। रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है? IUCN। और एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन, किस में लिस्टेड होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज? रेड डाटा बुक के अंदर। रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ, किसका डाटा होता है इसके अंदर? एंडेंजर्ड स्पीसीज का। रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन, किसका होता है? एंडेंजर्ड प्लांट और स्पीसीज के डाटा को ये प्रोवाइड करता है। रेड डाटा बुक इज कंसर्न्ड विद, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल फेसिंग डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, इन सब को कंसर्न किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को और एनिमल को जो कि खतरे को फेस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो बताना है कौन सा ग्रुप है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मस्क डियर है, रेड पांडा है और एशियाटिक वाइल्ड एस है। तो आंसर हो गया इसका ए। In June 2012, IUCN released that red data list of animals facing the danger of extinction, in which 15 species of India were listed in the most endangered category. In the list, Great Indian Bustard, Siberian Crane and Sociable Lapwing were listed in the most endangered category में रखा गया है इनको। Musk deer in the vulnerable category में है musk deer, और wild ass was listed in the near threatened category. रेड पांडा वाज लिस्टेड इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, जो ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलो, तो आज की वीडियो में आपकी सारी समरी कंप्लीट हो गई है और 44 आपके क्वेश्चंस रिवीजन करा दिए हैं
और इससे आगे के क्वेश्चंस का रिवीजन हम कल की वीडियो में करेंगे। कल चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।